अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। So as you all know that there are some differences between scalar and vector quantities. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में बहुत सारे फर्क होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी के पास हमने पढ़ा था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास स्पेसिफाइड की जाती है बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। बेटा यानी कि उनके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक उनके पास यूनिट होता है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई यूनिट भी होगा। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, मैं आज एक डिफरेंस पढ़ी थी, मैंने पहले उसके बारे में आपको शायद नहीं बताया था, वो भी आपने याद रखना है कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होती है। दे आर ऑलवेज जस्ट पॉजिटिव। जबकि जो हमारे पास नेगेटिव सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो ये दोनों हो सकती है। और आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आ जाती है, टेम्परेचर, स्पीड, जबकि वेक्टर की आ जाती है स्केलर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह की चीजें। एक और बात मैं आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटीज को हमने सिंपल, जैसे कि ए एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको सिंपल लिख देंगे, जैसे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी तो हम उसको सिंपल लिख देंगे। लेकिन जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो बेटा या तो हम उसको लिखेंगे बोल्ड कैरेक्टर में, ठीक है, बोल्ड करके लिखेंगे, या हम उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप कि आपको इनके डिफरेंसेस क्लियर हो। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, जो कि इस चैप्टर की हम कह सकते हैं क्या है, बेस है, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हमने ये टॉपिक पढ़ा था, अगेन वही बात कि आज मैं आपको ड्रॉ करके सारी चीजें साथ साथ बताती जाऊंगी। तो लेट मी चेंज द कलर। ओके, हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या है, मैंने आपसे कहा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करते हैं। मेक श्योर कि आपके पास रजिस्टर्स और आप पॉइंट्स को नोट करते जाए, मेरे साथ ड्रॉ करते जाए, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। तो वेक्टर्स के रेजोल्यूशन का मतलब कि एक सिंगल वेक्टर को आप स्प्लिट कर दो, उसके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो पहले मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, ये हमारे पास एक फोर्स है जिसका नाम है F1। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगी विच इज F1, और यहीं पर इसके पास एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिसका नाम है F2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ये किसकी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि दोनों जो फोर्सेस है वो इक्वल है। द फोर्स वन इज ऑल्सो अबाउट 10 न्यूटन एंड फोर्स टू भी हमारे पास है 10 न्यूटन की। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट ना F1 की तरफ जाएगा ना F2 की तरफ जाएगा, बल्कि ये इनके रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। एक रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, तो उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज, जस्ट एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इसको आर भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या बात समझ में आई, इस एग्जाम्पल से बेटा आपको ये समझ में आया कि जितनी भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो जो सिंगली यानी कि खाली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि अपने कंपोनेंट्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ टू एक्सिस। ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या रहेगा, वाई एक्सिस। अब बेटा इस एक्स और वाई एक्सिस पर एक हमारे पास वेक्टर है जो कि ये रहा, और इसका नाम बताओ क्या रखूं, ए बी या सी। आई गेस ए रख लेते हैं, है ना। तो इस वेक्टर का नाम है ए।
ठीक है, दिस इज अ वेक्टर जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब आपको पता है कि ये जो ए है, ये इस एक्स के साथ मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई ना कोई एंगल होगा। अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो बेटा सबसे पहले आप ऐसे देखो कि अगर हम इसको यहाँ से शेडो दें, तो इस एक वेक्टर का जो एक शेडो होगा वो आएगा एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं कह देती हूँ वेक्टर का, ये आगे मेरे पास ए का ये वाला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट। अगर बेटा मैं इसको यहाँ से शेडो प्रोवाइड करती हूँ, तो ए का जो कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसे मैं कह देती हूँ ये भी ए का कंपोनेंट है। डिफरेंशिएट करते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसा वेक्टर का कंपोनेंट, ए का ऐसा कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में बना है, तो मैं इसको कह देती हूँ ए एक्स। और वेक्टर ए का ऐसा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में बना है, तो इसे मैं कह देती हूँ ए वाई। यहाँ तक भाई होगी सिंपल सिंपल बात, सही ना, कुछ मुश्किल नहीं है। अब वेक्टर्स का एक लॉ होता है हमारे पास। वेक्टर्स में एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। उसका मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर्स बराबर है तो आप उनको शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात मेरी आपने याद रखनी है। खैर ये मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी। तो यहाँ तक हम क्या बात कर रहे थे कि ये हमारे पास है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट। तो शिफ्टिंग की बारी, कि जो ए वाई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ सामने शिफ्ट कर दूं, तो कोई और पेन पेन इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखियो कि इक्वल है ना, तो मैं इसको बिल्कुल सामने शिफ्ट कर देती हूँ, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो मैंने ए वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो लाइन है हमारे पास ये भी बराबर हुई किसके, ए वाई की। मतलब सिंपल मैं इस वाले ए वाई को सामने की तरफ ले आई हूँ, एक ही बात है। अच्छा मैंने ऐसा किया क्यों? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ए वाई की पैरेलल शिफ्टिंग क्यों की, कोई रीजन बता सकता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द रीजन मैंने यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग की क्यों है? जो बताएगा वो आज की क्लास का जीनियस स्टूडेंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज कि बेटा ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल मिल जाए। आप नोट कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ताकि मैं इस पर लॉस को अप्लाई कर सकूं, डेरिवेशन कर सकूं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने ए वाई को यहाँ सामने की तरफ शिफ्ट किया, जिसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब बात करते हैं हमारे पास इसकी। तो देखो ये हमारे पास कहलाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, जो आपके पास नीचे वाली ये वाली लाइन है, इसको बेटा हम कहते हैं बेस। ओके, इसको हम कहते हैं बेस। और ये हमारे पास जो वाई एक्सिस था इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाली जो यहाँ पर लाइन बन रही है जो आपको नजर आ रही है, दिस वन जो वेक्टर वाली लाइन थी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्राइंगल के पास ये तीनों चीजें होती हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्या करेंगे। हमने वेक्टर को रिजोल्व तो कर दिया, उसके दो कंपोनेंट्स आए, एक आया ए एक्स और एक आया ए वाई। अब मुझे डेरिवेशन करनी है वेक्टर ए एक्स के लिए, तो कर ले। लेट्स राइट डेरिवेशन फॉर वेक्टर वेक्टर्स कंपोनेंट, जिसका नाम है हमारे पास ए एक्स। अब देखना कितना इजी लगता है आपको, तो लेट्स स्टार्ट। ओके सो अब क्लास जरा गौर से सुना मेरी बात, ठीक है। वेक्टर ए एक्स, अब पहले तो मैं ये देख लूं कि ये ए एक्स बराबर किसके होता है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमारे पास काउंट किया जाता है एस कॉस थीटा, और वाई एक्सिस को हम मानते हैं साइन थीटा। ठीक है, वाई एक्सिस लाई करता है इन साइन थीटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स कंपोनेंट लाई करता है इन साइन थीटा। बल्कि मैं आपको प्रूव कर देती हूँ ना, पहले हमने किया था, आई डोंट नो अगर आपको याद है नहीं याद। तो देखो मैं देखती हूँ कि ए एक्स के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेट्स सी, ए एक्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। तो मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको जो प्यारा लग रहा है कॉस थीटा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो इस्तेमाल करें, नहीं। बेटा डिपेंड करेगा कि वेक्टर का जो ए एक्स कंपोनेंट है ये आया कहाँ से। तो पहले एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर देते। ओके,
तो ये डिपेंड करेगा कि एक्स आया कहाँ से। अब अगर आप नोट करो तो एक्स बनाए दो चीजों से, एक तो इससे जिसको हम कहते हैं बेस, तो हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेस हो, और दूसरा किससे है, वेक्टर ए से है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इन दो चीजों से मिलकर हमारे पास एक्स कंपोनेंट बना था। तो जल्दी से बताओ इन तीनों में से वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हैं। कॉस थीटा। वेल्डन महानूर, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कर लेते हैं। पक्की बात है, कॉस थीटा। जी मिस, क्योंकि उसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हैं ना। एक्सीलेंट। तो हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है ना, लेट मी राइट देम ऑल्सो। तीन फॉर्मूला है ना हमारे पास, एक हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लास जल्दी से बताओ कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यस कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस, बेस हाइपोटेन्यूज। यस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एक फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आता है विच इज टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास बराबर है बेस, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब ये तीनों फॉर्मुलाज हैं, इसमें से मैंने आपसे कहा कि वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्स को वजूद में लाए हैं, विच इज बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो ऑब्वियसली हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा। तो अब ड्राइव कर लेते हैं फॉर्मूला को, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। ओके, सो हियर वी गो। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, और जो हमारे पास बेस थी, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा ये बेस थी ना ये, और ये तो ए एक्स है, तो बेस की जगह हम लिख देंगे ए एक्स। और हाइपोटेनस ये था ना हाइपोटेनस, तो ये तो हमारे पास वेक्टर ए था, तो हाइपोटेनस की जगह हम लिख देंगे वेक्टर ए। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं, हमें किसकी डेरिवेशन करनी थी, ए एक्स की। तो ए एक्स को हम ले आएंगे यहाँ पर, ए एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा a cos थीटा के। तो बेटा दिस इज द डेरिवेशन फॉर वेक्टर्स ए, वेक्टर्स कंपोनेंट ए एक्स। इस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं। अब सच बताओ समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल। मिस ये आप ना ग्रुप में सेंड करेंगी ना जो नोट्स हैं वगैरह। इंशाल्लाह आई जस्ट शेयर द नोट्स राइट नाउ आफ्टर द क्लास, ओके। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट व्हिच वाज ए वाई। तो आई थिंक अब तो आपको इतना आना चाहिए कि यू कैन ड्राइव द डेरिवेशन फॉर वेक्टर्स ए वाई कंपोनेंट, बट लेट्स डू इट। तो लेट मी चेंज द कलर अगेन। अब हमारे पास आ गई, अच्छा ये क्या, मल्टी कलर, let's simply use green. So now we have derivation for a y, ठीक है। अब हम ए वाई के लिए ड्राइव करेंगे फॉर्मूला को। तो अगेन क्लास अगर आप इन तीनों फॉर्मूलाज में देखो, अब देखो पहले हम ये देखेंगे कि ए वाई आया किसे था, ठीक है, ए वाई का ओरिजिन क्या था। तो लेट्स सी कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वी हैव थ्री फॉर्मुलाज राइट, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो ए वाई कहाँ से आया था, तो ए वाई एक तो आया था हमारे पास वेक्टर ए से जो था हाइपोटेन्यूस, और वह खुद कहाँ है, तो ए वाई खुद है परपेंडिकुलर पे। मतलब कि हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखो ये ना ए वाई, ये रहा था ना ए वाई, तो ए वाई है परपेंडिकुलर पे और आया है ये वेक्टर ए से जिसका है हाइपोटेन्यूस। तो हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूस भी हो। तो जल्दी से बताओ विच फॉर्मूला विल यूज, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आ रहा है, सॉरी जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ रहा है, साइन थीटा। वेल डन मानूर। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। ओके, हियर इज इट। हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। आपको पता है कि परपेंडिकुलर कौन सा पॉइंट था, ये वाला जिसपे हमारे पास वेक्टर ए वाई था। तो मतलब परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगी ए वाई। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई, और हाइपोटेनस की जगह अगेन हाइपोटेनस क्या था, ये वाला पॉइंट था जो था वेक्टर ए। तो हाइपोटेनस की जगह हम लिख देंगे वेक्टर ए। अब इसको हम वेक्टर ए वाई के लिए कर देते सॉल्व, तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो क्लास इतनी सी बात थी, दिस इज द वेक्टर्स, दिस इज द डेरिवेशन फॉर वेक्टर्स ए वाई कंपोनेंट।
क्लियर है? जल्दी से बताओ, कोई चीज इसमें जो समझ में ना आई हो। जस्ट से क्विकली, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और नो? नो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मैंने आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। उनमें से हाफ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, कुछ नहीं बताए थे, तो वो भी मैं बता देती हूँ आज, क्योंकि हम प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करें। तो देखो बेटा, जब वेक्टर हमारे पास था अलोंग, एक सेकंड, ओके ओवर हियर। अच्छा, जब वेक्टर हमारे पास था अलोंग किसी भी एक्सिस के, तो हमें कैसे पता चलता है कि वैल्यू क्या होती है? तो देखो बेटा, ये हमारे पास है एक अगेन एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर तो वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर हमारा वेक्टर है, ठीक है, तो आप नोट करो कि अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट पर प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो होगा क्या बेटा? वो एंगल जीरो बना रहा है। एक्स कंपोनेंट पर प्रेजेंट, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट, तो उसका एंगल तो जीरो है। देखो यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं बन रहा। तो हम कहते हैं कि अगर जो हमारा एंगल है, यानी कि थीटा अगर बराबर हो जीरो के, तो उसमें याद रखना है आपने कि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगी। लेकिन वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है, वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो होगा जीरो के बराबर, क्योंकि वेक्टर पूरा एक्स एक्सिस पर है, तो वाई के अलावा तो कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, है ना। तो ए एक्स की वैल्यू होगी लेकिन ए वाई की वैल्यू नहीं होगी, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी लेकिन ए वाई की वैल्यू नहीं होगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो वेक्टर ए एक्स पर था तो ऐसे था, लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, अगर वेक्टर ए वाई पर हो, तो बेटा अगेन वही बात, अगर वेक्टर है हमारे पास ए वाई पर, ओ वाई एक्सिस पर, तो क्या होगा? तो पहले तो हम एंगल देख लेते हैं। तो बेटा एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। अगर वेक्टर 90 डिग्री पर ए वाई कंपोनेंट के पास है, वाई एक्सिस के पास है, तो वेक्टर का जो ए वाई कंपोनेंट है वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर हो जाएगा जीरो के। आखिरी बात ये तो होगी कि अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट पर था तो भाई ऐसा था, अगर वेक्टर वाई कंपोनेंट पर था तो ऐसा था। लेकिन अगर जो आपका वेक्टर है, ये थर्ड केस, दिस वाज द फर्स्ट केस, दिस वाज द सेकंड केस, एंड दिस इज द थर्ड केस। अगर आपका वेक्टर 45 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है, तो याद रखना कि उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी होगा। तो अगर हमारा एंगल बराबर है 45 डिग्री के, तो वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट बराबर हो जाएगा वेक्टर के ए वाई कंपोनेंट के। दिस इज द फाइनल थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, ये हमारे पास तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। क्या इन तीनों पॉइंट्स में आपका मुझसे कोई सवाल? फिर मेरा एक सवाल है आपसे, जल्दी से पूछो कोई सवाल। महानूर, ईशा, अलीजा। वैसे 1 2 और 3 वाले स्टेप्स थोड़ा सा वापस रिपीट कीजिएगा। ये वाले, अगर वेक्टर आपके पास एक्स कंपोनेंट पर होगा, ठीक है, अगर आपका वेक्टर एक्स कंपोनेंट पर होगा, तो एंगल बराबर होगा जीरो के। और इसमें होता क्या है कि वेक्टर एक्स कंपोनेंट पर है, तो एक्स वाला कंपोनेंट जो वेक्टर का होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा। अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर होगा, तो वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट यानी कि ए वाई, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। और एंगल याद रखिएगा कि 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपका जो वेक्टर है वो बिल्कुल सेंटर में 45 डिग्री के एंगल पर हो, तो उसका जो ए एक्स कंपोनेंट है वो बराबर हो जाता है उसके ए वाई कंपोनेंट के। क्लियर? ओके, सो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। अब होती है हमारी आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वाले टॉपिक में से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बल्कि बताती हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो लेट सॉल्व द नेक्स्ट थिंग विच इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड दैट थिंग इज, अगर आपके पास कुछ तीन चार कंडीशंस हो तो क्या होता है?
देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंडीशन नंबर 1। अब जरा इसको गौर से देखना, ठीक है। आपको पता है बेटा कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे आपको ये भी पता है कि इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स, ये हमारे पास होता है नेगेटिव वाई। इसको इरेज कर दूं, अरे सारे इरेज। तो ये हमारे पास हो गया, ओके टेबल बनी है बट इट्स ओके। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है। उस साइड देखोगे तो नेगेटिव एक्स है, इस साइड देखोगे तो नेगेटिव वाई, ठीक है। आपको पता है कि इसको हम कहते हैं दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था टॉपिक। अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर होता है 0 डिग्री एंगल। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आते तो इसे हम कहते हैं 180 डिग्री का एंगल। ये आपने सर्किल के अंदर पढ़ा होगा। और जल्दी से बताओ इस एंगल को क्या कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कवर करके पूरा यहाँ तक आए तो। 360। 360 तो यहाँ पर हो जाता है, मतलब पूरा सर्किल कवर होके इससे इधर जगह पहुंचे तो तो थ्री मिस जो सिक्सटी 90 का था उसके बाद आई गेस 120 होता है, फिर 180 होता है, या 270 होता है। तो 270 इज द करेक्ट आंसर, वो यहाँ पर आएगा। एक बात बता दो, देखो 90 और 180 के बीच में अगर कोई भी एंगल होता है तो वो 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। बट एग्जैक्ट मैं इससे अगर पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है। ये चारों बातें आपने याद रखनी है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा हो कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट। तो तीन कंडीशंस को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। देखो, तो ये चारों, अच्छा अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगी। तो एक वेक्टर है, वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर है इसका जो एंगल है, तो ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ हमारे पास जो वेक्टर का एंगल है, जो एंगल है वो बड़ा है 0 से, ठीक है, और छोटा है, ऐसे होना, और छोटा है 90 डिग्री से, मतलब कि वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। 0 से बड़ा है यहाँ पर हो सकता है, और 90 से छोटा है, मीन्स यहाँ पर इसकी पोजीशन है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों होते हैं पॉजिटिव। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगर तो आपके पास एक वेक्टर है, वो एंगल बना रहा है 0 से 90 के बीच में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है। बस 0 90 के बीच का अगर एंगल हो तो वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट और वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों होते हैं पॉजिटिव। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ क्लास, एंगल किससे बड़ा है और किससे छोटा है। इफ एंगल किससे बड़ा है, 90 डिग्री से। यस। अगर एंगल 90 डिग्री से है बड़ा, ठीक है, एंगल 90 डिग्री से है बड़ा, और हमारे पास छोटा है फ्रॉम 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वेक्टर के ए एंड वाई कंपोनेंट, ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वेक्टर का जो ए एक्स कंपोनेंट है वो होगा नेगेटिव, और वेक्टर का जो ए वाई कंपोनेंट है वो होगा पॉजिटिव। इसका रीजन भी आपको मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा था कि ये एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है ना। तो यहाँ पर जब थे दोनों, तो एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव, तो अगर इसके दरम्यान का एंगल है तो दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है तो आप नोट कर सकते हो ए एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, तो मीन्स की जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव होगा। अगेन दिस इज द सेकंड कंडीशन। आखिरी हमारे पास आ जाती है थर्ड कंडीशन, सॉरी 4 कंडीशन है, तीसरी कंडीशन को मैं बताती हूँ। तो लेट्स सी द थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है थर्ड कंडीशन। ये आपके पास अगेन एक सिस्टम है। अच्छा, इस दफा जो वेक्टर है आपका वो यहाँ पर है। हरी अब जल्दी टेल मी कि किससे एंगल बड़ा है और किससे छोटा है। इफ 180 से बड़ा है, और 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। एक्सीलेंट। तो अगर 180 से बड़ा है एंगल और 270 डिग्री से छोटा है, तो इस कंडीशन में वेक्टर का ए एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आप में से कोई गैस कर सकता है। पहले आप गैस करो फिर मैं बताऊं।
वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या ए वाई या दोनों, या क्या होगा? ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मानूर कह रही है ए एक्स नेगेटिव होगा और ए वाई भी नेगेटिव होगा। तो क्या बात है बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया, ए एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और ए वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सो दिस वाज द थर्ड कंडीशन। आखिरी हमारे पास आती है फोर्थ कंडीशन, तो उसको भी देख लेते हैं। अगेन ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस दफा जो वेक्टर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि एंगल किससे बड़ा है किससे छोटा है फोर्थ कंडीशन में? 270 से बड़ा है और आई गेस 360 से छोटा है। एक्सीलेंट। 270 से हमारा जो एंगल है वो बड़ा है और 360 से, 360 कैसे हो गया? हाँ हाँ सही, 360 यहाँ पर आएगा ना, सही। तो अगर हमारा एंगल 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, मतलब वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जल्दी से बताओ इस कंडीशन में वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा और ए वाई कंपोनेंट क्या दोनों होगा? माइनस, ए दोनों एक्स भी माइनस होंगे। माइनस होगा। मिस ईशन, एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। वेल डन। द करेक्ट आंसर इज कि ए तो एक्स मिस कंपोनेंट हमारे आपने पास ना होगा पॉजिटिव और ए वाई कंपोनेंट नीचे होगा जो है वो नेगेटिव। नीचे जो है वो लाइन लगा थी ना, मुझे लगा वो भी नेगेटिव है। नहीं नहीं, सही। तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला हमारे पास नेगेटिव है। तो क्लास इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाई हूँ चीजें, कुछ चीजें मिस नहीं हुई हो। एक चीज रहती होगी मैं आपको बताती हूँ, आखिरी इसकी चीज है। आई नो मैंने पहले कहा था कि ये आखिरी है। अच्छा, आपने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ था इसका? जी मैं इसे पढ़ा था लेकिन थोड़ा बहुत भूल गए थे, लेकिन अब वो रिमाइंड हो गया आहिस्ता आहिस्ता। अब चीजें सारी क्लियर है, इसमें कोई पूरे लेक्चर में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो? जल्दी से बताएं, ऐसा कोई भी पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो। क्लियर है? ओके क्लास, तो आपको पता है कि हमारे 40 मिनट्स हो गए। हम इस क्लास को एंड करें, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह। तो मेरा गला भी बैठ गया। इट्स 8:40, हम लोग स्टार्ट करेंगे 8:50 पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।